मन की बात है जन जन की, किस्से कुछ सफलताओं के, कहानियाँ कुछ अनसुने नायकों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने मन की बात करते हैं तो उसमें ऐसे लोगों का जिक्र ज़रूर करते हैं जो कि अपने कामों से समाज के लिए कुछ खास कर रहे हैं, जो अपने कामों से समाज में एक विशेष परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, देश को कुछ न कुछ दे रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है कि मन की बात में उनका जिक्र किया जाए और इससे ना केवल उन लोगों को हौसला मिलता है बल्कि तमाम लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि वो भी देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करें। आज का हमारा ये कार्यक्रम भी ऐसी तमाम कहानियों से सजा रहेगा जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। देखिए, लोग अक्सर पार्कों में जाते हैं घूमने फिरने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए, प्रकृति का आनंद उठाने के लिए और साथ ही साथ अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इसी वॉक के दौरान अगर उन्हें कुछ ज्ञानवर्धक भी हासिल हो जाए तो फिर क्या कहने। और ऐसा ही कुछ काम चल रहा है बेंगलुरु के कब्बन पार्क में और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी इस ओर गया और उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया है, क्योंकि बेंगलुरु के कब्बन पार्क में संस्कृत वीकेंड चल रहा है। किस प्रकार से संस्कृत को आम जन के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, इसके प्रयास हो रहे हैं, आइए देखते हैं। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जो अपनी चहल पहल भरी जिंदगी और कई आकर्षणों के लिए जाना जाता है। यहाँ खूबसूरत कब्बन पार्क है। कब्बन पार्क की खासियत इसका आकर्षण है जो हर उम्र के लोगों को आकर्षित करता है। माता पिता अक्सर अपने बच्चों को वीकेंड पर प्रकृति का आनंद लेने और आराम करने के लिए यहाँ लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रविवार को पार्क में संस्कृत की कक्षाएं होती हैं? पर्वत मध्य अग्निरस्ति जी हाँ, समष्टि गुब्बी के प्रयासों की बदौलत कब्बन पार्क प्राचीन भाषा संस्कृत सीखने का केंद्र बन गया है। 4 दोस्त हैं जो संस्कृत पढ़ते हैं, जो डिफरेंट प्रोफेशन से हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट में काम करते हैं। वो हम सभी मिलके एक दिन ऐसे ही संस्कृत वॉक करते हैं, एक दिन बैठ के संस्कृत पढ़ते हैं करके हमने 8 लोग ये शुरू किया था। उसके बाद आज हम 800 लोग हैं ग्रुप में। तो ये 3 महीने से ये चल रहा है। प्रार्थना करोमि। बेंगलुरु की रहने वाली समष्टि गुब्बी ने बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों को आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से संस्कृत सीखने में मदद करने के लिए संस्कृत सप्ताहांत पहल की शुरुआत की है। अहम चलामि, अहम धावामि, अहम उपविशामि। इस पहल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपने मन की बात रेडियो संबोधन के दौरान इसकी प्रशंसा की। उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान में संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे दैनिक जीवन में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जब कोई भी भाषा बोली जाती है तभी उसकी संरक्षण की जाती है ना। जब हम घर में तो हम श्लोक पाठ तो करते ही होंगे और मंदिर में भी सुनते हैं, किंतु हम ये समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं या फिर क्या पढ़ा जा रहा है। तो हम वो बातचीत करते हैं, तो जैसे हम घर में हिंदी बात करते हैं ना, तो जो हिंदी न्यूज़ चल रहा है या फिर हिंदी पिक्चर चल रहा है वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि हम घर में वो बात करते हैं हिंदी में। तो इसलिए हम संस्कृत में जब बात करने के लिए शुरू करेंगे तो भगवत गीता जब सुनाई देती है तब वो अर्थ हमको समझ में आ जाता है। कब्बन पार्क में संस्कृत रविवार ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। संस्कृत पढ़ाने के उनके तरीकों में इंटरैक्टिव और मजेदार गतिविधियां शामिल हैं। कई युवा इसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने अपने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में चर्चा समूह भी बनाए हैं। इस पहल का विस्तार मुंबई और पुणे में भी हुआ है, जिसका लक्ष्य हर राज्य में इसी तरह के समूह स्थापित करना है। हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि संस्कृत राइड कर रहे हैं, मोटर बाइक राइडिंग हम जाते हैं।
बहुत जगहों पे ऐसे मोटर बाइकिंग राइड के लिए जाते हैं, वहाँ पे हिस्टोरिकल वो जो उनका महत्व होता है वो सब जानते हैं। और संस्कृत वहाँ पे भी हम सीखते सीखते ही जाते हैं राइड पे। तो उसके बाद हम संस्कृत बैंड है हमारा, म्यूजिकल बैंड, सो उसका भी वहाँ पे भी हम जैमिंग सेशंस करते ही रहते हैं घर पे। जी जी जी, संस्कृत में, जैसे कि केसरिया संस्कृत में गाते हैं, या फिर अपना बना ले पिया संस्कृत में गाते हैं। जी। हृदयं तव जीवनाय अर्पितं, प्रिय किमिदं किं वा इदं चेतनम्, परमात्मना त्रिलोकसौन्दर्यम् अवतीर्य तव रूपं विस्मयमिदं रचितम्, नयनोः ते अञ्जनेनाहं परिकल्पयेयम् अनवरतं प्रेम कथनं, केसरः तव सङ्घः प्रिया, तल्लीनं मनः तवागमनेन। कब्बन पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर श्री चामराजेंद्र पार्क के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु के बीचों बीच एक हरा भरा इलाका है। 300 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क अपनी जीवंत हरियाली, विविध वनस्पतियों और जीवों और कई ऐतिहासिक इमारतों और मूर्तियों के साथ शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह प्रदान करता है। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, अहम माने मैं, वयम माने हम सब, ये सब तो हम पहले मतलब 40 साल पहले, लेकिन अभी 40 साल बाद हम लोग मतलब संस्कृत के टच में आए हैं। रिवाइवल जस्ट लाइक, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सोचते हैं सुबह भी जब हम उठें सबसे पहले तो संस्कृत से स्टार्ट करें, और जैसे कि हम पूजा भी करते हैं तो वहाँ पर भी संस्कृत में बहुत से श्लोक होते हैं, उनको भी हम संस्कृत में ही पढ़ा करें, भगवान का आराधना वगैरह हम संस्कृत में करा करें। ये शहर के उन पार्कों में से एक है जिसके बीच से एक व्यस्त सड़क गुजरती है, जो इसके अनूठे आकर्षण को और ज्यादा बढ़ा देती है। सुबह शाम जॉगर्स और प्रकृति प्रेमी पार्क के शांत रास्तों का आनंद लेते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ हर रविवार को बच्चे, युवा और बुजुर्ग संस्कृत में बातचीत करते हैं। इसके अलावा पार्क में संस्कृत में वाद विवाद के सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। कब्बन पार्क में कई सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन सबसे खास प्रयास संस्कृत को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है, और इसीलिए सभी समुदायों के लोगों को कब्बन पार्क में रविवार को होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। इस पहल को नाम मिला है संस्कृत सप्ताहांत का। इस पहल को समुदाय का भी खूब समर्थन मिल रहा है। They've given this tagline to Sanskritam that is a very Sanatanized language, which is very wrong. Samskrita, it has all kind of jnanam like rasayana jnanam, chemistry, or if you take Chanakya's Niti, everything is in Sanskritam. And to present day, Chanakya's Niti is like, oh my god, you know Chanakya's Niti, you can win the world like this. यहाँ पे हम लोग सुबह कब्बन पार्क में आते हैं और संस्कृत सीखते हैं। समष्टि जैसे हमको संस्कृत सिखाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम संस्कृत हमारी देववाणी है, तो संस्कृत में जो शब्द है वो हमारी सब लैंग्वेजेस में है। हिंदी है, गुजराती, मराठी, ये सारी लैंग्वेजेस में शब्द तो एक ही है जो संस्कृत से आए हैं। यदि सभी लोग संस्कृत सप्ताहांत जैसे कार्यक्रमों से जुड़ें और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दें, तो नागरिक दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बेंगलुरु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संस्कृत भाषा केवल किताबी भाषा ना रहे, बल्कि वो आम जन के दैनिक जीवन की भाषा बन जाए, इसके लिए ये जो प्रयास हो रहे हैं सचमुच सराहनीय प्रयास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के अब्दुल रशीद मीर का भी जिक्र किया, जो कि बर्फानी मटर के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। जी हाँ, ये अपने खेत में बर्फ मटर उगा रहे हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान भी दिला रहे हैं। किस प्रकार से ये बर्फ मटर की खेती कर रहे हैं और किस प्रकार से उसे लंदन तक भेज रहे हैं, आइए देखते हैं।
मिलिए जम्मू कश्मीर के चकूरा गांव के अब्दुल रशीद मीर से, जिन्होंने बर्फ मटर के निर्यात को बढ़ावा देने की पहल की है। दरअसल कुछ लोगों के मन में विचार आया, क्यों ना कश्मीर में उगाई जाने वाली विदेशी सब्जियों को दुनिया के नक्शे पर लाया जाए। फिर क्या था, चकूरा गांव के अब्दुल रशीद मीर इसके लिए सबसे पहले आगे आए। उन्होंने गांव के अन्य किसानों की जमीन को एकीकृत करके बर्फ मटर उगाना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में कश्मीर से बर्फ मटर लंदन पहुंचने लगे। यहां पुलवामा से बर्फ मटर की पहली खेप लंदन भेजी गई। इस सफलता ने जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए एक नए द्वार खोले हैं। प्रधानमंत्री ने रशीद मीर की सराहना करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भी स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने में पीछे नहीं हैं। पिछले महीने जम्मू कश्मीर ने जो हासिल किया है वो पूरे देश के लोगों के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब्दुल रशीद ने एक मिसाल पेश की है। जो हमने ये छोटी मोटी कोशिश की है, ये जो स्नो पीस हमने एक्सपोर्ट किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में मेरा नाम लेके इस एक्सपोर्ट को दिखाया, तो बहुत खुशी हुई है। कि कहने की बात नहीं कि मुझे कितनी खुशी हुई है कि इतनी तारीफें की है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाए। हमने छोटी मोटी कोशिश की है, ये साल ये छोटा शुरुआत किए हैं, तो हम ये एक्सपोर्ट हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, इसकी बहुत डिमांड हुई है। ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये जो हम घर में खाते हैं मटर वटर, ये वो नहीं है, ये डिफरेंट है इसका। मगर इसमें यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड मांग गई, इतना हम नहीं बेच सके जितना वहाँ से एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा जितनी डिमांड आ गई। प्रधानमंत्री के मन की बात रेडियो कार्यक्रम के दौरान स्नो मटर का उल्लेख करने के बाद फसल से जुड़े सभी किसान खुश हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये शुरुआत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, हम ज़्यादा से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ने की, तो ये पैदावार बढ़ जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। हम कोशिश करें कि ये बाकी चीज़ें भी इसमें एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। अब इसके लिए दिल्ली स्थित नेक्स्ट ऑन फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गांव चकूरा में किसानों से संपर्क किया है और किसानों के लिए उच्च लाभ वाली नई प्रजाति के मटर के बीज उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है। नवंबर में मलंगपोरा, क्वेल, वासुरा, वाबगोम, चंदगांव और नीलोरा सहित चकोरा गांव के लगभग 6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फसल बोई गई थी और मार्च के अंत में फसल पूरी तरह से तैयार हो गई और किसानों ने कटाई शुरू कर दी। बहुत खुशी हो गई है। तो ये हमारा ये जो एक्सपोर्ट हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने जो हमारे जो ये मन की बात में दिखाया, बहुत खुशी हो गई है। कहने की बात नहीं कि कितनी खुशी है मेरी कि सारा मेरा दिखा कि किस तरह मैंने काम किया, मैं काम कर रहा हूँ। स्नो मटर की खेती ने उन किसानों को नई उम्मीद दी है जिन्हें अक्सर कीमत और मांग के उतार चढ़ाव के कारण पारंपरिक मटर के साथ नुकसान उठाना पड़ता था। स्नो मटर का एक बड़ा बाजार है। इसे बेकार जमीन पर बागों में उगाते हैं और इसका निर्यात करते हैं। ये फसल पूरी तरह से जैविक है और यूरोपीय देशों में इसकी बहुत ही ज्यादा मांग है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कश्मीर से आसिफ नबी खान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब्दुल रशीद मीर प्रेरणा बने हैं कई अन्य किसानों के लिए कि किस प्रकार से वे अपनी आय को 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी तक बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से अपनी फसल को, अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिला सकते हैं। अभी बहुत सारी खबरें बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हम यहाँ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के दिल्ली हाट में, और दिल्ली हाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर देश भर के तमाम लोगों के द्वारा हाथों से बनाए गए उत्पाद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इस शॉप पर भी आप देख सकते हैं ये जो तमाम उत्पाद लगे हैं ये हाथों से बनाए गए हैं, लोकल उत्पाद हैं जो कि ग्लोबल होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि जब हम अपने लोकल उत्पादों को वैश्विक परिधि में देखते हैं तो गौरवान्वित होते हैं और ये गर्व होना स्वाभाविक है। और ऐसा ही एक उत्पाद है आंध्र प्रदेश की अरकू कॉफ़ी। उन्होंने अरकू कॉफ़ी का जिक्र किया, तो क्या खासियत है इसकी और कैसे ये कॉफ़ी बन रही है, कौन लोग इसे तैयार कर रहे हैं, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में अरकू घाटी से आने वाली अरकू कॉफी अपने अनोखे स्वाद और टिकाऊ खेती के तरीकों से चर्चा में है। ये अपने संतुलित, विशिष्ट मसालेदार और हल्के स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। उच्च गुणवत्ता वाली ये कॉफी विश्व स्तर पर काफी सराही जाती है। मैं कमरापल्ली गांव से हूँ, वेणुगोपल्ली पंचायत से। मैं अल्लूरी सीताराम राजू जिले से हूँ। हमने कॉफ़ी की खेती से काफ़ी विकास किया है, जिससे हमें काफ़ी मुनाफा हुआ है। पिछले 10 वर्षों से मैं अपने माता पिता के साथ इस कॉफ़ी की खेती कर रहा हूँ। पिछली अवधि की तुलना में वर्तमान अवधि में हमें अपनी फसलों के बेहतर दाम मिले हैं। अच्छी खेती और बेहतर दाम के बदले हमें जो मुआवजा मिला है उससे हमारा परिवार बहुत खुश और संतुष्ट है। कॉफ़ी की खेती के अलावा हम काली मिर्च की भी खेती कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे हमें अधिक फ़ायदा होगा। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में अरकू कॉफी बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। इस कॉफी की स्वाद और खुशबू काफी बेहतरीन है। अरकू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं। अरकू कॉफी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में गिरिजन कोऑपरेटिव की भी अहम भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाया और उन्हें अरकू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इससे इन किसानों की आय में भी काफी वृद्धि हुई है। पहले हमें अपनी फसलों के लिए थोड़ा मुआवजा मिलता था, जिससे हमारे जीवन में कई समस्याएं आती थीं। हमारी फसल 50 रुपये प्रति किलोग्राम बिकती थी, लेकिन अब हमें खुशी है कि हमारी उपज को कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन द्वारा खरीदा जा रहा है और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा कॉफ़ी और काली मिर्च की खरीद से हमें बहुत फायदा हुआ है। हमें कॉफ़ी के लिए 90,000 रुपये और काली मिर्च के लिए 1 लाख रुपए मिले हैं। यह राशि हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को 1 वर्ष तक सहारा देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। हमें शादी की सुविधा भी मिल रही है, जिससे 20 से 30,000 रुपए और बचने की उम्मीद है, जिससे हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल अरकू कॉफी की खेती यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हुई है। करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार अरकू कॉफी की खेती में लगे हुए हैं, जो अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से इस खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। ये आदिवासी समुदाय न केवल इस कॉफी से दुनिया को इंट्रोड्यूस करा रहा है, बल्कि क्षेत्र की समृद्धि में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इस पहल ने स्थानीय आबादी को सशक्त बनाया है, जिससे क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए आंध्र प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये तमाम उत्पाद, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सब आम लोगों द्वारा, आम लोगों के हाथों से तैयार किए गए उत्पाद हैं, लोकल उत्पाद हैं, जिनकी आज दूर दूर तक मांग है। ये देखिए, ये कितने प्यारे प्यारे खूबसूरत अम्ब्रेलाज हैं, छाते हैं। बरसात के मौसम में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और घर से निकलते वक्त जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, वो होते हैं छाते, जिससे आप बारिश में अपना बचाव कर सकते हैं। और केरल की संस्कृति में तो छातों का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने मन की बात कार्यक्रम में कारथुम्बी छाते का जिक्र किया। खास बात ये भी है कि इन छातों को आदिवासी महिलाएं तैयार कर रही हैं और किस प्रकार वो ये छाते वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान बना रहे हैं, आइए देखते हैं। केरल की संस्कृति में छातों का विशेष महत्व है।
यहाँ के छाते केरल की परंपराओं और विधि विधान का हिस्सा हैं। लेकिन पीएम मोदी ने जिस छाते की बात की है वो है कार्थुम्बी छाता। ये खास तरह का छाता केरल के अटापदी में बनता है। ये छाते काफी रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे केरल की आदिवासी महिलाएं तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। ये छाते ऑनलाइन भी बेचे जा रहे हैं। मन की बात में आज मैं आपको एक खास तरह के छातों के बारे में बताना चाहता हूं। वो है कार्थुम्बी छाते, और इन्हें तैयार किया जाता है केरला के अट्टापडी में। ये रंग बिरंगे छाते बहुत शानदार होते हैं, और खासियत ये कि इन छातों को केरला की हमारी आदिवासी बहनें तैयार करती हैं। आज देश भर में इन छातों की मांग बढ़ रही है। इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इन छातों को वट्टालक्की सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जाता है। इस सोसाइटी का नेतृत्व हमारी नारी शक्ति के पास है। महिलाओं के नेतृत्व में अट्टापडी के आदिवासी समुदाय ने एंटरप्रेन्योरशिप की अद्भुत मिसाल पेश की है। इस सोसाइटी ने एक बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। अब ये लोग एक रिटेल आउटलेट और एक पारंपरिक कैफे खोलने की भी तैयारी में है। इनका मकसद सिर्फ अपने छाते और अन्य उत्पाद बेचना ही नहीं है, बल्कि ये अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से भी दुनिया को परिचित करा रहे हैं। साल 2014 में कार्थुम्बी छाते बनाने की पहल हुई। शुरुआत में लगभग 50 आदिवासी महिलाओं को छाता बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। 2014 में 1000 छतरियों से ये उद्यम 2024 में प्रतिवर्ष 17,000 छतरियों को बेचने तक बढ़ गया है, और 50 से अब प्रशिक्षित आदिवासी महिलाओं की संख्या 360 हो गई है। इन छातों की देखरेख वटाल की कृषि सोसाइटी करती है, और इसका नेतृत्व नारी शक्ति के पास है। अटापदी की महिलाओं ने एंटरप्रेन्योरशिप का बेस्ट उदाहरण सेट किया है। इस सोसाइटी ने बैम्बू हैंडीक्राफ्ट यूनिट की भी स्थापना की है। मकसद महिलाओं को अतिरिक्त आय के स्रोत प्रदान करना भी है। वटाला की कृषि सोसाइटी का काम केवल अपना सामान बेचना नहीं है, बल्कि अपनी परंपरा और संस्कृति से भी लोगों को परिचित कराना है। हम अट्टापडी आदिवासी बस्ती में रहते हैं। हम 10 साल से कार्थुम्बी कूड़ा का मतलब होता है छाता, इसी ब्रांड से छाते बना रहे हैं। मैं 2014 में इस उद्यम में शामिल हुई, और वास्तव में ये मेरी आजीविका है और मेरे परिवार के लिए कोई अन्य आय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कार्थुम्बी कूड़ा यूनिट का जिक्र किया है। जब हमने उन्हें अपना जिक्र करते हुए सुना तो हम सबको बहुत खुशी हुई। इससे हमारा हौसला और विश्वास और बढ़ गया है। हमें आपके सहयोग की भी जरूरत है। आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं। आज केरल का कार्थुम्बी छाता वहाँ के गांव में ही नहीं, बल्कि देश भर की मल्टीनेशनल कंपनियों में भी पहुँच चुका है। और इसीलिए पीएम मोदी ने इन महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि लोकल के लिए वोकल होने का इससे बड़ा और उदाहरण क्या होगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हौसले और जज्बे की कहानियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। हमारे देश में ऐसे अनेक नायक हैं, हमारा देश ऐसे अनेक नायकों से भरा पड़ा है जो देश और समाज के लिए अपना विशेष योगदान दे रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं कि दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। एक शेर भी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है।
उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपना फीडबैक भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।